स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु कोचिंग। तो जैसे एसएससी की पोस्ट निकल चुकी है फॉर टीजीटी, 90 पोस्ट निकली है। तो इसलिए हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सॉल्व करेंगे फॉर फिजिक्स पार्ट के लिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज मूविंग सच दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास मोमेंटम के दो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। दैट इज, एक तो होता है P इज इक्वल टू एम वी, एक हमारे पास क्या होगा P इज इक्वल टू एच लैम्डा। तो अब यहाँ से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एम वी इज इक्वल टू एच लैम्डा, और v आ जाएगा हमारे पास h बाय एम लैम्डा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। हियर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 watt इज इन द राइट गैप, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज। तो मीटर ब्रिज हमारे पास में क्या होता था, हमारे पास ये ट्वेल्थ में फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी रहता है हमारे पास कि एक ऐसे मीटर ब्रिज है, इसके बीच में कुछ बैलेंसिंग है। जैसे मैं इसको ए ले लेती हूँ, इसे बी, और ये यहाँ पे पी ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसे लेंथ एल मान रही हूँ तो ये पूरा मीटर ब्रिज है। ठीक है, तो यानी कि पूरा मान लो 100 मीटर, एक हमारा 1 मीटर का है, दैट इज कितने का, 100 सेंटीमीटर का। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 - एल। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या रहता था कि इसकी रेशो L/100 - L इज इक्वल टू किसके, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस मान लेती हूँ R। ठीक है, हमें क्या कहा हुआ है, लेफ्ट एंड से हमारे पास ये जो ये L है हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ये वोट की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ओम आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 ohm इज इन द राइट गैप। राइट गैप में क्या है, राइट गैप से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1 ohm। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आर निकालना है। तो इस लेंथ के रेशियो इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस रेशियो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 ohm। तो हमारे पास एल यहाँ पे निकल जाएगा। अगर एल क्या है हमारे पास 20 है, 100 - एल क्या हो जाएगा, 80। दिस इज आर अपॉन 1। तो आर क्या आ गया आपके पास, 1/4, दैट इज 0.25 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, 0.25 डी। देखिए, इन अ रीजन स्टडी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, दीज टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, a charge particle is released from rest in the region, the path of the particle will be। अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर पैरेलल है तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, देखिए, अगर हमारे पास, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास निकालनी है हमें, क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी अगर हम ई से अगर निकालना चाहे, अब इधर देखो वी कहाँ से आएगी, वेलोसिटी किससे मिलती है हमें, अगर हमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं हमें वेलोसिटी मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी है। वी बी साइन थीटा ऐसे खुलेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि साइन थीटा तो क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स का तो इफेक्ट कुछ रहेगा ही नहीं, सिर्फ किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट रहेगा। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग जो हमारा पार्टिकल मूव करता रहेगा। अगर ये परपेंडिकुलर होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपकी आपस में परपेंडिकुलर होती, तब क्या होता, ये इसे इनवर्ट डायरेक्शन में मूव कराती और वो रोटेट करने लग जाता। बट यहाँ पे क्या पैरेलल डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो क्या होगा, अचार्ज पार्टिकल रेस्ट से रिलीज हुआ, कुछ भी उसकी इनिशियल भी नहीं थी, तो क्या होगा हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड टू विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या कौन सी, चार्ज से, मास से, एनर्जी से और एंगुलर मोमेंटम से। देखिए हमारे पास एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो अब देखिए फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था हमारे पास, जैसे अगर हमने ऐसा सा डायग्राम पढ़ा है कि जैसे ये हमारी होगी आउटवर्ड फील्ड, ठीक है, ये एक ऐसे आर्म होती थी, ठीक है, इसे हम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर हम इसे ऐसे ऐसे से मूव करते जाएंगे, ऐसे हम इसमें मूव करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होगी, इलेक्ट्रिक, हमारे पास कुछ कुछ वर्क करेंगे हम, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक क्वाइल को एक तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, और ये जो वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट होएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या किया हमने, अपने एक काम को दूसरे एनर्जी में चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ भी नया नहीं आया। जैसे हम इसमें करते थे, अगर आपके पास ये एक मैग्नेट को आप मूव करोगे दूसरे मैग्नेट के लोग ऐसे हम यहाँ पे मूव कर देंगे, तो क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स करेगी। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में किससे रिलेट हुआ, रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो फॉर रिवर्सिबल एंट्रोपी, क्या की रैंडमनेस कितनी है हमारे उसमें, एडियाबैटिक, अच्छा किससे आती है, और एंट्रोपी में रैंडमनेस, अगर हम उसे हीट देते हैं या कुछ देते हैं तो क्या हो जाती है, पार्टिकल्स और ज्यादा रैंडम हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा एंट्रोपी हो जाएगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की हीट से होता है, हम हीट कांस्टेंट रखें, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, आइसोबैरिक में प्रेशर एंड रिसेस टू विच वर्क डन इज जीरो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि देखो हम एंट्रोपी में चेंज किससे आता, हीट की वजह से आता है, कि अगर हम हीट ज्यादा देंगे तो अब यहाँ पे क्या हीट ही कांस्टेंट रख दी, ठीक है। रिवर्सिबल मतलब एक बारी हम, अगर मैंने ये पाथ फॉलो किया फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू ए, फिर से वापस आ गए, तो इस प्रोसेस में हमारे पास जीरो कब होगा, इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the primary winding of transformer has 500 turns, whereas secondary has 5000 turns. The primary is connected to an AC supply 20 volt to 50 hertz. अगर 20 वोल्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, सो द सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, देखो अभी तो बहुत इजी सा हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है, क्या क्या हमारे पास, नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स ratio number of primary windings is equal to voltage of secondary upon voltage of primary, ठीक है। तो अब आपके पास सेकेंडरी कितने दिए गए हैं, सेकेंडरी इज गिवन 5000, प्राइमरी इज गिवन 500, ठीक है। आपको किसकी वोल्टेज निकालनी है, वीएस की, प्राइमरी की कितनी दी गई है 20, ठीक है। तो वीएस क्या आ जाएगा आपके पास, वीएस आ जाएगा हमारे पास 200 वोल्ट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में आपके पास ये 200 वोल्ट, 200 वोल्ट दो ऑप्शन है आपके पास, तो अभी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ट्रांसफॉर्मर्स में, चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है। तो 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, देखिए, the Fermi energy for lithium is 4.72 electron volt at absolute zero. What is the number of conduction electrons per unit volume in lithium? ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। अब देखिए इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए था, देन इट विल बी वेरी इजी आंसर। हमारे पास फर्मी एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, एच स्क्र बाय 2m 3n बाय 8 पाई वी इज 2/3। तो अब हमें क्या पूछा गया, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एन बाय वी हमें चाहिए, ठीक है। तो अब आप एन बाय वी को इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा 8 पाई बाय 3 2m
EF बाय एच स्क्वायर 3/2। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। पाई की 3.14, EF आपको दिया गया है कि फर्मी एनर्जी कितनी दी है, 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। H इज 6.634 10⁻⁻34 आपको गिवन है। M भी आपको गिवन है, तो इसे कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ रही है 4.64। या कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, -28 वैल्यू आ रही है। सो द करेक्ट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 83. The work function of metal is 2 electron volt. Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted by a light of wavelength lambda 4000 Armstrong from metal will be। अब देखो ये तो सिंपल आइंस्टाइन रिलेशन है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास कि जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है जो हमने डाली, ठीक है, यानी कि जो हमारी एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होगी, कि उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी आई और वर्क फंक्शन। ये तो एक तरह से थ्रेशोल्ड की हो जाती है कि कितना उसको वर्क फंक्शन, उसकी खुद की मटेरियल की प्रॉपर्टी की कितना चाहिए, और उसके फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये चीज क्या है, Hc/λ, और इधर जाके ये क्या हो गया माइनस दिस। अब आपको देखो क्या गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो H की वैल्यू होगी 6.63 10⁻⁻34 अपॉन क्या आएगा C। ये हो गया, C हो गया 3 × 10⁸। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज 4000 10⁻⁻10 इंटू। अब देखो इसमें एक गलती कर देते हैं बस हम निकालते हुए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर मैं ये एनर्जी निकालती सिर्फ, अगर मैं इसे डिवाइड ना करती 1.6 10⁻⁻19 से, फिर वोल्ट में रह जाता। मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम यूनिट्स वाले ही प्लस माइनस हो सकते हैं, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगी, फिर मैं माइनस करूंगी 2 से, तब ये मेरा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑप्शन से मैच होएगा, अदरवाइज मैच ही ना होता। और हमें लगता है शायद कुछ और है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कैलकुलेट हमारे पास करके आया 3.1 -2 एंड दैट विल गिव 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 16:9। द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज रेशियो हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास I1/I2 गिवन है। ठीक है, टू वेव्स की इंटेंसिटी गिवन है क्या, 16/9। इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी कि A1/A2। ठीक है, अब अगर मैं A1/A2 निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, A1/A2 4/3। ठीक है, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा ये, तो ये आ गया 4/3। तो अब आपके पास किसकी रेशो पूछी थी, एम्पलीट्यूड की रेशो पूछी गई थी कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी दी गई, और इंटरफेरेंस ऑफ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी इज रेशो 4:3। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए व्हाट हैपेंस टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वायर व्हेन इट्स लेंथ एंड डायमीटर आर इंक्रीज्ड। अब देखिए हमारे पास इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है फ्रीक्वेंसी के लिए, किसके केस में, ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वायर में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L √T/μ। ये क्या है हमारे पास, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे भी लेंथ का ही लेंथ का। अब देखिए दोनों के केस में क्या आ रहा है, ये क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सो द ऑप्शन इज डिक्रीजेस। ओके, तो मेन देखो फॉर्मूला बेस है, बहुत सिंपल सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए। कुछ भी कंसेप्चुअली रिच क्वेश्चन नहीं है ये इतने। आपको फॉर्मूले भी याद होंगे तो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, कौन से करने हैं,
ये सब हम कोर्स में देखेंगे, तो भी प्रीवियस से भी हमें काफी पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। So the next question is, a sound wave transfers from air to water. The angle of incidence is A1 and the angle of reflection is A2. So assuming Snell's law to be valid, अब देखिए इन्होंने बोल दिया है कि हम पहले सोचेंगे साउंड में तो Snell's law नहीं होता, बट इन्होंने बोला है कि assuming Snell's law to be valid, then आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारे पास Snell's law क्या रहता है? Snell's law हमारे पास होता है n1 sin थीटा वन इज इक्वल टू n2 sin थीटा टू। ठीक है, तो sin थीटा वन अपॉन sin थीटा टू इज n2 अपॉन n1। ये सब पता है क्या है? n1 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन वन फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो इसको अभी इन्होंने थीटा वन दिया हुआ है A1 और ये दिया हुआ है A2, है ना। तो अगर मैं इसे लिख लूं, साइन आई अपॉन साइन आर, ये N2 और ये N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1 है क्या हमारा? एयर है, तो ये तो वन ही लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, और वाटर का क्या होगा? टेंसर है हमारा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंसर का क्या होता है? ज्यादा होता है, तो N2 तो क्या है? ग्रेटर देन वन है, तो यानी कि साइन आई भी क्या है? ग्रेटर देन साइन आर है। ठीक है, और इंसिडेंट एंगल को क्या मान रखा है? A1। ठीक है, तो यानी कि हमारा A1 क्या होगा? ग्रेटर देन A2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? A1 इज ग्रेटर देन A2, दैट इज ए ऑप्शन। देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। If the frequency is 60 hertz, then the capacitance of a capacitor which must be conducted in series with the resistance। देखो, अब इसकी मेन हमारी बात यहीं पर आ गई कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर निकालना है which must be conducted in series with resistance and inductance to bring current in phase with voltage। ठीक है, करंट इन फेज। अब देखो, सिंस द करंट इज इन सीरीज में है हमारे पास एलसीआर सर्किट में, दिस मींस करंट इज फॉलोइंग किस में? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। ठीक है, इस फेज में तो हमारे पास यानी कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, यानी कि एट रेजोनेंस प्योर होता क्या है? पहले तो हमें ये आइडिया हो गया कि ये क्या है, हमारा वोल्टेज फेज है इन करंट से सीरीज एल आर सी में। तो हमारे पास यानी ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस पे क्या होता है? रिएक्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ ऑल एल, दैट इज वन अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी। और अगर हम इसको म्यू फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा गया ना, फ्रीक्वेंसी, तो हम म्यू निकाल लेंगे, दैट इज वन बाय टू पाई रूट एल सी। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60, वन अपॉन टू पाई, ये हमें क्या गिवन है? 200 मिली हेनरी, तो -3। हमें क्या चाहिए? सी निकालना है। ठीक है, तो ये अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये कर लेना, इसको स्क्वायर कर देना, 60 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, तब ये स्क्वायर से बाहर निकल पाएगा। ठीक है, इंटू 0.2 इज वन बाई सी, यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कुछ 35.2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 35.2 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड क्या? किसका? सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है? जब एक सुपर मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है? एक्सपेल करता है, रिपेल करता है एक तरह से। ठीक है, आउट इन बॉडी व्हेन कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो, डायामैग्नेट्स में भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, सो सुपर कंडक्टिंग स्टेट एक तरह से परफेक्ट डायामैग्नेटिक स्टेट होती है if we cool it below critical temperature. So superconducting state is an example of good diamagnet.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे डबल ई टी हैज, यहाँ पे जे एफ टी आना चाहिए था, हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स, दैट इज आईडी, मतलब हमारा जो ड्रेन करंट की हमें वो दी हुई है, वो दी हुई है 30, that is VGS of is -10 volt, then this is -5। तो हमारे पास क्या ड्रेन करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, ड्रेन करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है ID इज इक्वल टू IDSS 1 - VGS ऑफ गेट सोर्स वोल्टेज है ये हमें, ठीक है, ये हमारी सैचुरेटेड ड्रेन करंट की वैल्यू है। तो ID इज, ये हमें क्या दिया हुआ है 30, 1 माइनस दिस इज -5 अपॉन -10, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 31 - 2, ठीक है। तो आईडी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हमारे पास है, तो 30 बाय, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हमारे पास आईडी क्या आ जाएगा 15/2, दैट इज 7.5। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया 7.5 मिली एम्पियर, ठीक है। देखो सारा फॉर्मूला बेस्ड आया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेस्ड इन, सॉरी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्टेड अपॉन बाय, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने किस में रखा हुआ है, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो किससे होगी ये, सिर्फ इस पे क्या लगेगा, इसमें देखो, अब हमारे पास अगर सिर्फ एक चार्ज होता तो क्या होता, हमारे पास -QE, अगर माइनस का है तो वो लग जाता। अब डाइपोल में क्या है, डाइपोल में हमारे पास क्या रहता है, प्लस बी और माइनस बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा है, ठीक है, अगर इस पे +QE लग रही है, इस पे -QE, ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है, फोर्स ओनली, अब नेट फोर्स तो इसमें क्या हो रही है 0 +QE -QE, ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या लगती है, टॉर्क लगती है, वो इसके लिए है भी क्या, नेट फोर्स हमारी क्या हो जाएगी वो, और इसके डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसे क्या करेगा, टॉर्क घुमा देगा, ठीक है, तो फोर्स तो है ही नहीं, तो फोर्स एंड टॉर्क भी गलत हो गया, और नाइदर अ टॉर्क और फोर्स तो है ही, क्योंकि हमारे पास टॉर्क है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव सेम क्या। देखिए अब, अगर एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन प्रोपोगेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स में जिनकी सेम वेवलेंथ है, तो क्या होगा, वेवलेंथ हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, HP, है ना, H कांस्टेंट है, ये सेम है अगर इलेक्ट्रॉन के लिए भी और प्रोटॉन के लिए भी, तो क्या होगा, इनका मोमेंटम भी सेम होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, मोमेंटम इज द आंसर। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, अब देखो सेमीकंडक्टर में हमने जैसे पढ़ा है कि हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे होल्स बनते हैं, ठीक है, वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरी थ्योरी है ना, वो आपस में रिकम्बाइन होंगे, कुछ वोल्टेज आएगी, बैरियर बनेगा, तो कंडक्शन किसकी वजह से होते हैं, अब वो पी टाइप भी होते हैं, एन टाइप भी होते हैं, एन टाइप में क्या आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी कैरियर्स आ जाते हैं, पी में होल्स, तो कंडक्टिविटी तो दोनों की इससे होती है, तो हमारे पास बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, देखो बाकी सारे ऑप्शन जो है, फेरिक ऑक्साइड, copper oxide, silicon oxide, सारे क्या oxides हैं and they act as insulators. Only the gallium arsenide will act as a semiconductor. अगर यहाँ पे silicon option होता, then we can say कि silicon is a semiconductor. Okay, so don't confuse with silicon and silicon dioxide. It is dioxide. In common emitter amplifier, the input signal is applied across, देखिए कॉमन एमीटर है, यानी कि एमीटर तो कॉमन हो गया हमारे पास, तो ठीक है, हम जैसे आपके पास ऐसे रहता है, ठीक है, तो आपको ये चीज हमारे क्या कर रखी है, ये हम यहाँ से एमीटर ये कॉमन दे दिया, तो ये चीज यहाँ पे इनपुट दोगे और यहाँ से आप आउटपुट निकाल लेंगे, तो ये चीज इनपुट आप दोगे बेस में,
और आउटपुट को आएगी कलेक्टर की। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस बेस एमिटर। ठीक है, अगर आपको कॉमन बेस दिया होता तो कॉमन बेस में बेस तो कॉमन हो गया, ठीक है, तो बेस तो आई गई। एमीटर हमारे पास क्या रहता? इनपुट, और कलेक्टर क्या रहता? आउटपुट। तो हम क्या कहते हैं फिर? एमीटर बेस। अभी यहाँ पे है बेस एमीटर। Next question is X-rays of wavelength 1.54 angstrom are incident at certain glancing angle to a crystal of lattice constant 4 angstrom. What is this angle in first order of diffraction में? देखिए सिंपल ब्रैग्स लॉ हमें पता लग रहा है, इसमें लग रहा है हमारे पास ग्लेंसिंग एंगल है तो वन एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन हमारे पास क्या रहेगा? ठीक है, तो हम सिंपली अप्लाई करेंगे इसमें क्या? ब्रैग्स लॉ, दैट इज 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो 2 इज इक्वल टू डी, हमें क्या दिया हुआ? डी, ये हमारे पास 4 गिवन है, तो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, सो 4 10 टू पावर माइनस दिस साइन थीटा फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। लैम्डा क्या गिवन है? 1.4 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 1.54 अपॉन 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 0.1925। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास? साइन थीटा। देखो इन्होंने इनवर्स भी निकालने के लिए लिखा है, इतने इजी तरीके से आपको दी हुई है फिजिक्स में। ठीक है, तो अगर आपने 12th तक भी अच्छे से किया ना तो ये सारे मोस्टली तो उसी में ही कवर हो रहे हैं। इसकी थ्योरी, कंसेप्ट कंसेप्ट याद रहेंगे, फॉर्मूलेज याद रहेंगे, तो वो सब हम डिटेल में क्लासेस में पढ़ेंगे। What is the velocity of an electron in ground state of hydrogen atom given permittivity of free space is this? ठीक है, अब देखिए आपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मॉडल पढ़ा, उसमें आप आर की वैल्यू निकालते हैं। अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था ये बोर्स मॉडल से कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, है ना? तो यहाँ से वी आ रहा था आपका एन एच बाई टू पाई इंटू एम आर। भी आर भी आपने निकाला था पूरा वो मॉडल पढ़ के। ठीक है, तो ये सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू पाई, ये एम, ये आर आपका रेडियस रहेगा। तो ये सब आप जब इसमें करेंगे, अभी हम पूरा थ्योरी में जा रहे हैं, अभी मेरा मेन फोकस है आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, सो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ऐसे निकलती है 2.19 10 टू पावर 6। ये सारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? जैसे मान लो सी आपको कांस्टेंट अपॉन एन ऐसे रहता है ये फॉर्मूला, तो ये सारा कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास इनटू 1/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको ये वैल्यू है, आपको किसके लिए पूछा गया? इन ग्राउंड शेड में, ग्राउंड शेड के लिए आपके पास एन क्या रहेगा? 1। ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2.19 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए अब क्वेश्चन में ये आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद रहेगी, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर T1 and T2 of heat reservoirs in the ideal Carnot engine are 1500 degrees Celsius and 500 respectively. If T1 increases by 100 degrees Celsius, what will be the efficiency of the engine? अब देखिए एफिशिएंसी का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला रहता है 1 - T1 अपॉन T2। ठीक है, अब हमें कहा है कि T1 हमारा इंक्रीज हो गया बाय 100 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये 1/T2/T1 होता है। देखिए तो अब आपके पास ये 1500 से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दे 1600 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसे कन्वर्ट करना चाहे केल्विन्स में तो हमारे पास आ जाएगा 1773। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? देखो अगर हम सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी को, 1 माइनस उसको अगर 500 को चेंज करेंगे तो 773 दिस, और अगर इसे चेंज करेंगे तो 1773.15। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 56% अप्रोक्सीमेटली। सो
अब इसमें ऑप्शंस में भी कुछ गड़बड़ थी, बट अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसके आसपास का देख लेते हैं, तो वी विल डू द 59%. Next question. The work done in placing a charge of 8 into 10 to the power minus 8 coulomb on a condenser of capacity 100 माइक्रोफेरेड. अब देखो, इससे हमें क्वेश्चन से देखते ही पता लग रहा है कि वर्क डन प्लेसिंग अ चार्ज, ठीक है, ऑन अ कंडेंसर कैपेसिटी. तो वर्क डन केस ऑफ कैपेसिटर हमसे एक तरह से पूछना था, ठीक है. अब वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक कैपेसिटर में स्टोर होगी. किस फॉर्मूला से? इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? वर्क डन कैपेसिटर्स के लिए क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है. तो सिंपली पुट करोगे, हाफ क्यू आपको क्या दिया हुआ है, 8 इंटू 10 to the power minus 8 स्क्वायर. सी क्या है आपके पास? 100 माइक्रोफेरेड 10 to the power minus 6, ठीक है. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 32 10 to the power minus 32 जूल्स. सो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? This B is the correct option. Next question is the core of transformer is laminated to reduce. देखो, अब ट्रांसफॉर्मर में जब हमारे पास हीट कंडक्ट होती है तो हमारे पास बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है. उसमें से एक लॉस है एडी करंट्स. एडी करंट्स में क्या होता है, आपके पास इंड्यूस करंट आता है और वो एक तरह से लूप में बनता जाता है, ठीक है. तो इस लॉस को कम करने के लिए हमारे पास ये लैमिनेट्स का हम यूज करते हैं. ट्रांसफॉर्मर को हम लैमिनेटेड फॉर्म में यूज करते हैं. तो इसलिए द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस विच करंट्स? एडी करंट. सो एडी करंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन. ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, 100th क्वेश्चन. दैट इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन 1 मेगा ओम आएगा यहाँ पर, ये डब्ल्यू गलती से लिखा गया, एंड कैपेसिटर इज 75 पिको फेरेड्स, ठीक है. तो हमारे पास इसका फॉर्मूला, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था. दैट इज फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई RC√6, ठीक है. इसमें सिंपली अब आपको वैल्यूज पुट करनी है. 1/2 पाई R हमें क्या दिया हुआ है, 1 मेगा ओम, और C हमारे पास क्या दिया हुआ है, 75 पिको फेरेड. पिको कितना होता है, -12, और यहाँ पर हमारे पास √6. तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 987 हर्ट्ज अप्रॉक्स आंसर आएगा. एंड फ्रॉम ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. आगे का पार्ट आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सो वी विल कवर टुडे ओनली द फिजिक्स पार्ट. ओके.